नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग IATF 16949 2016 के बारे में बात करेंगे। IATF होता क्या है, ISO 9001 क्या होता है, इसकी रिवीजन हिस्ट्री मीन्स IATF 16949 की रिवीजन हिस्ट्री एंड ISO 9001 की रिवीजन हिस्ट्री। एक स्टैंडर्ड को बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसका जो ट्रांजिशन है ISO TS 16949 2009 टू IATF 16949 2016, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो डिफरेंसेस होता है ISO TS 16949 2009 वर्जन टू IATF 16949 2016 वर्जन, इसके बारे में भी बात करेंगे। IATF 16949 में क्या क्या अप्रोचेज होते हैं, मीन्स PDCA अप्रोच क्या है, प्रोसेस अप्रोच क्या है एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है, ये तीनों अप्रोचेज के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और इसका एक हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका जो लिंक होगा हम इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। गोल ऑफ IATF 16949 क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और 10 क्लासेस स्ट्रक्चर क्या है IATF का, उसके बारे में बात करेंगे। जो 10 क्लासेस का डिटेल्स होगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं IATF 16949 होता क्या है। देखिए, IATF का हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1 अक्टूबर 2016 को पब्लिश हुआ था। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, मीन्स ऑटोमोटिव क्यूमस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, ऑटोमोटिव प्रोडक्शन एंड रिलेवेंट जो सर्विस पार्ट होते हैं उनके लिए होती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि IATF को कौन डेवलप किया था। जो IATF को डेवलप किया था वो इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स मीन्स IATF इटसेल्फ। और जो सपोर्ट था वो किसके थ्रू था, वो AIAC मीन्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है वो थर्ड पार्टी एडिटर के थ्रू होती है। और वो किससे रहते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी होगी या आपका कोई रजिस्ट्रार होता है उसके थ्रू होगा। ठीक है, हु इज़ एलिजिबल फॉर IATF। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IATF के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखिए, जो ऑटोमोटिव ऑन रोड व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उनको उनको भी ज़रूरी होता है, जो उनको सप्लाई करते हैं चाहे वो Tier 1 हो चाहे Tier 2 हो, उनको भी ज़रूरी होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल जो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर है उनको भी IATF ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो उनका रॉ मटेरियल है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ हो रहा है, और वो पार्ट जो है OEM से जो है हमारे जो व्हीकल है उसमें असेंबली के लिए यूज़ कर रहे हैं, लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको भी मैंडेटरी। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ IATF। एक्चुअली IATF क्या है, एक अडाक ग्रुप है। ठीक है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एट देयर रेस्पेक्टिव नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए, जो कि फॉर्म हुआ है किसके लिए, प्रोवाइड करता है इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू ऑटोमोटिव कस्टमर के लिए। ठीक है, जो ऑटोमोटिव कस्टमर हैं उनको इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, इसका मेन एम है ये। इसमें डिफरेंसेस क्या होता है IATF एंड ISO में। ISO क्या होता है, वो एक्चुअली जो फोकस करता है वो लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात करता है। बट IATF ये चीज़ें तो रहती हैं, मतलब ISO 9001 की जो रिक्वायरमेंट लीडरशिप एंड कमिटमेंट, बट कुछ एडिशनल चीज़ होती है जो IATF का सप्लीमेंटल है, जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोसेस ओनरशिप एंड प्रोसेस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की भी बात करता है। ISO क्या होता है, देखिए ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एक बॉडी है, सर्टिफिकेशन बॉडी। ठीक है, ISO जो डेराइव हुआ था वो ग्रीक वर्ड आइसोस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल। ISO फर्स्ट टाइम जो फाउंड हुआ था वो 1947 में लंदन UK में हुआ था, और पहली बार जो रिटर्न हुआ था, फर्स्ट एडिशन आया था 1987 में आया था। ठीक है, ISO 9001 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट, लेकिन IATF क्या बोलते हैं, ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ISO 9000 क्या है, ISO 9000 जो होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो फंडामेंटल और वोकेबुलरी है वो इसमें गिवन रहता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ISO 9001 की।
2015 वर्जन की, ठीक है। ये सबसे पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं हम। वर्ल्ड वार में एक इशू आते थे जिसमें ड्यूरिंग वर्ल्ड वार क्या होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते थे, इक्विपमेंट जो वार में यूज़ होते थे, उसमें क्या वो फिट नहीं होते थे, क्योंकि वो अलग अलग स्टैंडर्ड पे बने होते थे, एक दूसरे कंट्री की हेल्प नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अलग अलग स्टैंडर्ड पे बने होते थे। तो सबने वो डिसीज़न लिया कि हम किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, उसके लिए आईएसओ का क्या हुआ, एडिशन रिलीज हुआ, ठीक है। तो उसके पहले क्या था, हम पूरी हिस्ट्री उसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले क्या स्टैंडर्ड कौन सा था चल रहा था, उसके बाद कौन सा आया और आईएसओ कब से फॉर्म हुआ। देखिए, सबसे पहले जब बात करते हैं हम लोग, मिलिट्री स्टैंडर्ड होते थे, मिलिट्री स्पेक्स होते थे। उसके बाद क्या हुआ, नाटो का स्पेक आया, फिर BS 5750 आया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आईएसओ 9000 आया, ठीक है। तो अब उसके बाद आईएसओ 9000 के बाद क्या हुआ, 9001 अपना पब्लिश हुआ, ठीक है। 2000 वर्जन आया, ठीक है। 2008 वर्जन आया, उसके बाद अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 2015 वर्जन चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि इसकी रिवीजन आईएसओ टीएस का और IATF का। देखिए, फर्स्ट माइनर रिवीजन जो आईएसओ टीएस में हुआ था, आईएसओ की बात कर रहे हैं, सिर्फ आईएसओ एंड IATF की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आईएसओ 9001 की। देखिए, आईएसओ 9001 में माइनर रिवीजन जो हुआ था 1987 टू 1994 में पहला रिवीजन हुआ। 87 में पहली एडिशन आया, 1994 में पहली बार रिवीजन हुआ, एक रिवीजन आया। दूसरा रिवीजन जो हुआ वो फर्स्ट मेजर रिवीजन था एक्चुअली वो, तो 1994 से 2000 में आया। फिर तीसरी बार जब रिवीजन हुआ तो माइनर रिवीजन था, पहली बार एक माइनर रिवीजन हुआ, या दूसरी बार माइनर रिवीजन हुआ, ठीक है। तो 2000 से 2008 वर्जन आया। अब जो चौथी बार रिवीजन हुआ, जिसको हम लोग सेकंड मेजर रिवीजन बोलते हैं, ठीक है, वो 2008 से 2015 में। तो अभी जो करंट हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ISO 9001 का, 2015 वर्जन। एक नोट है कि ISO 9001 रिवाइज देन IATF आल्सो रिवाइज। मतलब क्या है, IATF ISO 9001 पे बेस्ड है, अलाइंड है, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि जब भी ISO 9001 रिवाइज होगा तो IATF भी रिवाइज होगा, ठीक है। उसके सारे जो रिक्वायरमेंट है, जो रिविज़न है, वो इसमें भी इम्प्लीमेंटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड होंगे, ठीक है। ISO 9001 1994 जो वर्जन था, उसके बाद जो ISO TS रिवाइज हुआ, ISO TS 16949 1999, मतलब उसके 5 साल अप्रॉक्सीमेट बाद जो है इसका पहला एडिशन आया। अब इसका जब दोबारा रिवीजन हुआ 2000 वर्जन आया वो, तो IATF भी रिवाइज हुआ, वो 2002 वर्जन आया, ठीक है। जब ISO 9001 का तीसरी बार रिवीजन हुआ 2008 वर्जन आया, तो ISO TS 16949 2009 वर्जन इसका पब्लिश हुआ, मतलब मीन्स थर्ड एडिशन। अब हम बात करते हैं ISO 9001 2015 जो इसका करंट वर्जन है। इस पे कौन सा बेस है, IATF 16949 2016 वर्जन, ठीक है। अब इसमें TS वर्ड क्यों रिमूव किया गया है, वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब वोटिंग क्राइटेरिया में जाएंगे, कि ये स्टैंडर्ड है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कि PAS है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो IATF स्टैंडर्ड है एक्चुअली, ये इन लोगों को एड्रेस करता है, जो नेशनल ऑटोमोटिव ट्रेड एसोसिएशंस हैं और नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कुछ देखिए, नेशनल ऑटोमोटिव ट्रेड एसोसिएशन के नाम इसमें गिवन है। क्या क्या है ये, पहला है अपना एनफिया, ठीक है। एनफिया क्या है, इटली का है। दूसरा क्या है अपना AIAG, जिसको हम लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप भी बोलते हैं। AIAG क्या है, USA का। तीसरा हमारा है FIEV फ्रांस। चौथा है हमारा SMMT UK, सोसाइटी ऑफ मोटर एंड मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स लिमिटेड। फिर हमारा पांचवा जो है वो किसका है, वर्बंडर ऑटोमोबाइल, ये VDA जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, VDA, वर्बंडर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये जर्मनी का है, जर्मन स्टैंडर्ड है। फिर IATF मेंबर्स में बहुत सारे जो है नेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि हम बात करें BMW, फोर्ड का, ठीक है, गीली ग्रुप है, जनरल ग्रुप है, एबिको ग्रुप है, ठीक है, जगुआर लैंड रोवर भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, मर्सिडीज बेंज है, आपका रेनॉल्ड्स है और वोल्क्सवैगन्स है, ये सारे हैं, ठीक है। अब हम अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो क्यूमस क्या होता है, क्यूमस मदर होता है सारे स्टैंडर्ड का।
तो सबसे पहले जैसे हमने बात किया था हिस्ट्री में कि जो मिलिट्री स्टैंडर्ड थे वो पब्लिश हुआ 1960 पोस्ट के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद। उसके बाद क्या हुआ, हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड पब्लिश हुआ BS क्या 5750, ठीक है, 1979 में। उसके बाद क्या हुआ, पैरेलल जो है फॉर्मेशन ऑफ TC टेक्निकल कमेटी हुआ, ठीक है। टेक्निकल कमेटी जो होते हैं वो स्टैंडर्ड क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। तो उनका फॉर्मेशन हुआ 1982 में। फिर पहला एडिशन आया ISO 9001 का जो 1987 में आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, BIS ने अडाप्ट कर लिया इसको, ISO 9001 को अडाप्ट कर लिया और क्या लिख दिया BIS का IS। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो की जगह इंडियन स्टैंडर्ड जो है IS इसमें ऐड हो गया ISO 9001। मीन्स जो अब स्टैंडर्ड आपको मिलेगा, जो मैनुअल मिलेगा उसमें ISO 9001 रिटर्न रहेगा। अब ISO 9001 दोबारा से जो इसका सेकेंड एडिशन आया, सेकेंड एडिशन आया वो 1994 में आया। फिर थर्ड एडिशन आया 2000 में आया, ठीक है। उसके बाद 2008 वर्जन आया और अभी करंट चल रहा है 2015 वर्जन, ठीक है। देखिए हम लोग अब वोटिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे। वोटिंग क्राइटेरिया कैसे होता है, जो हमारे नेशनल ट्रेड एसोसिएशन थे और उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरर थे उनकी बात हम करते हैं, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर थे उनकी बात करते हैं। देखिए ये लोग क्या होते हैं, एक्चुअली जो है ऑटोमोटिव जो अपना वोटिंग क्राइटेरिया होता है IATF का या स्टैंडर्ड का, उसके क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं। मीन्स ISO के एक्टिव मेंबर्स हैं। तो अभी ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड में कंट्री है 184 है और इसमें से ज़्यादातर मीन्स 164 अप्रॉक्सीमेट क्या है, एक्टिव मेंबर है। एक्टिव मेंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। मीन्स किसी ईयर कुछ लोग ड्रॉप कर गए तो कम हो जाएंगे और कुछ ऐड हो गए और भी जैसे कंट्री से, तो वो क्या होके एक्टिव मेंबर की संख्या बढ़ जाती है। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वोटिंग क्राइटेरिया में। अब वोटिंग क्राइटेरिया में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका अगर परसेंटेज 75% या उससे मोर होता है तो मतलब वो स्टैंडर्ड के फेवर में हो रहा है, तो स्टैंडर्ड वो पब्लिश होगा। और वो स्टैंडर्ड क्या है उसका क्या बोलेंगे, उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, क्योंकि वोटिंग क्राइटेरिया 75% के एबव है। अगर वोटिंग क्राइटेरिया 75 to 66% इन बिटवीन रहता है तो TS एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे ISO TS था 16949। अगर उस जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनका वोटिंग परसेंटेज जो है 66 to 50% उसके फेवर में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, PAS, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, PAS, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन। वो टेक्निकल था, ये पब्लिकली अवेलेबल था। लेकिन और भी अगर कम उसको वोटिंग मिलता है, 50% से कम मिलता है तो स्टैंडर्ड बनेगा ही नहीं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड पब्लिश नहीं होगा, बनेगा नहीं। नोट, ISO क्या है, एक स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि उसका जो वोटिंग एक्टिव मेंबर ने दिया है वो क्या दिया है, 75% के ऊपर दिया है, ठीक है उसका। दूसरा ISO TS नहीं है, क्योंकि TS क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। उसकी वोटिंग क्या थी, 75 से बिलो थी और 66 के बिटवीन थी, 75 to 66 के बिटवीन, इसलिए TS वर्ड ऐड हुआ। अगर उससे भी कम होती तो PAS वर्ड होता और उससे भी कम होती तो ये बनता ही। तो IATF क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। ISO एंड IATF बोथ आर स्टैंडर्ड एंड बोथ आर प्राइवेट। एक्चुअली अभी रिसेंटली जो है जगुआर लैंड रोवर भी ज्वाइन किया है IATF को। तो जगुआर लैंड रोवर एज ए टाटा मोटर लिमिटेड ऑफिशियली डिजाइनेटेड इनटू द IATF एज ए OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वोटिंग मेंबर। तो ये भी जो है अभी इन्वॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं कि IATF align with ISO 9001 means if ISO 9001 revised then IATF will be revised। means IATF जो TS रिवाइज होगा तो ISO अगर रिवाइज होगा तो IATF भी रिवाइज होगा। मीन्स जो भी रिवीजन ISO में होगा वो सारे रिवीजन किस में इंक्लूड हो जाएगा, IATF। जैसे कि ISO 9001 2008 से 2015 जो मेजर चेंजेस हुए वो सारे चेंजेस किस में इम्प्लीमेंटेड हो गए, IATF में भी होंगे और हुए। इफ़ यू आर सप्लाइंग ओनली ऑटोमोटिव देन रिक्वायर्ड ओनली IATF। तो IATF का ही सर्टिफिकेट चाहिए, ISO 9001 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों को सप्लाई करते हो IATF एंड
मीन्स ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव, तो आपको दोनों सर्टिफिकेशन चाहिए, ऑटोमोटिव के लिए IATF एंड नॉन ऑटोमोटिव के लिए ISO। लेकिन सिर्फ अगर नॉन ऑटोमोटिव करते हो तो IATF की ज़रूरत नहीं है, ISO 9001 आपके लिए सफिशिएंट है। ISO TC क्या है? TC टेक्निकल कमेटी जो कि स्टैंडर्ड को राइट करता है, लिखता है। तो ISO TC एक सीरीज़ है 176 जिसने ISO 9001 को रिटर्न किया है। अदर सीरीज़ जो है वो ISO 14000 एंड 45001 को रिटर्न किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं IATF की बात करते हैं। देखिए IATF का जो पहले क्या था, IATF के पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या था, QS 9000 जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड या US बोलते थे, ठीक है, US स्टैंडर्ड था। तो QS 9000 क्या बोलता था? QS 9000 बोलता था कि हमें कोर टूल की क्या रिक्वायरमेंट, जो कोर टूल टर्म्स है वो QS 9000 से ही जनरेट हुआ। VDA था हमारा जर्मन स्टैंडर्ड, ठीक है, और इटालियन था AVSQ एंड फ्रांस था EAQA। ये अलग अलग स्टैंडर्ड होते थे, फिर इनको कॉमन किया गया ISO TS 16949। 16949 क्या है? एक ऑटोमोटिव का सीरीज़ है, ठीक है। वो किसके लिए है ये सीरीज़? जो सीरीज़ है ये IATF के लिए, ऑटोमोटिव के लिए है, ठीक है। 16949 मतलब ऑटोमोटिव का सीरीज़, मतलब ISO का एक सीरीज़ हुआ, वो किसके लिए है? 16949। और जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, ISO 9001 किसके लिए? क्यूमस के लिए, 14 है EMS के लिए, 45 किसके लिए? वो SAS के लिए, मीन्स सेफ्टी के लिए है। ऐसे ही आपको ISO TS 16949 किसके लिए? 16949 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसका पहला जो एडिशन था 1999 में था, उसके बाद जो रिवीजन हुआ 2002 आया, फिर उसके बाद जो आया 2009, इसके बाद एक मेजर रिवीजन हुआ जो कि 2016, अभी करंट वर्जन चल रहा है IATF 169। ISO TS अभी हट गया, वहाँ पे क्या ऐड हो गया? IATF, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है 16949 2016 वर्जन चल रहा है। अब हम बात करते हैं QS 9000, इसका इंट्रोडक्शन कैसे था? BS 5750 जो था फर्स्ट स्पेसिफिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम था स्टैंडर्ड, ठीक है। वो अप्लीकेबल था इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज होल, एंड वाज पब्लिश इन 1979। 1979 से पब्लिश हुआ था, 83 तक ये चल रहा था। बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ BS 5750 द ISO 9001 स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स ISO के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है, टू एक्सटेंड द रीच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। इस एक क्वेश्चन है कि BIS एंड ISI क्या होता है? सेम होता है, दोनों चीज़ें अभी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए BIS क्या आता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ISI मार्क कौन प्रोवाइड करता है? BIS, ठीक है। ISI मार्क प्रोवाइडेड बाय BIS फॉर द कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। जो इंडियन स्टैंडर्ड है मतलब BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसको वो कन्फर्मिटी एक मार्क है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, BIS एज पर क्वालिटी नॉर्म्स ओके। ISI क्या बोलता है? देखिए ISI तो एक कन्फर्मिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है। BIS क्या है? उसका रिक्वायरमेंट इसमें गिवन रहता है, स्टैंडर्ड है ये कहता है कि एज क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन एज वेल एज इंश्योरिंग द क्वालिटी स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फॉर इंडिविजुअल्स या कस्टमर्स आपके जो। ISI मीन फॉर ए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट बाई इंडियन गवर्नमेंट। ISI एक मार्क होता है, ठीक है, जो कि कन्फर्मेटिव प्रोडक्ट की एश्योर करता है, इंश्योर करता है। दिस सोसाइटी इकोनॉमिक्स कंडीशंस एंड हैज़ चेंज इन द मिड 1980 एज ए स्ट्रॉन्गर बॉडी सेट एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS जो है क्या हुआ? सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? BIS ने क्या किया है? ISI को टेक ओवर कर लिया, मीन्स ISI इज टेकिंग ओवर बाय द BIS। However, the terms ISI mark continue to be used for the quality standard, मीन्स जो भी आप BIS का सर्टिफिकेशन लेंगे वहाँ पे ISI मार्क अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं NXSL मीन्स गाइडलाइन हाउ टू राइट स्टैंडर्ड। पहले जो गाइड थी वो ISO
83 चल रही थी, ठीक है। आईसो गाइड 83 ओल्ड गाइडलाइन, जो मतलब जो आईसो TS 16949 लिखते थे। उसके बाद क्या आया, NXSL, ठीक है, जो कि रिप्लेस किया किसको, ओल्ड गाइड को, जो हमारा 83 था, ठीक है। NXSL, SL मीन्स स्ट्रक्चर, L मीन्स लार्ज, तो उसको रीनेम किया गया, उसमें से S रिमूव हो गया, NXL मतलब जो नक्शल है वो लार्ज है, मीन्स 10 क्लास स्ट्रक्चर है, मीन्स कॉमन टर्म्स एंड डेफिनेशन है, कोड टेक्स्ट है। इसका मतलब है जो भी अभी स्टैंडर्ड पब्लिश होगा उसमें क्या होगा, वो लार्ज स्ट्रक्चर होगा उसका, उसमें 10 क्लासेज होंगे, उसमें कॉमन टर्म डेफिनेशन होंगे, उसमें कोड टेक्स्ट भी होंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो ISO 14001 है 2015 वर्जन, ISO 45001 2018 में, उसमें भी यही 10 क्लासेस होंगे, कॉमन टर्म्स डेफिनेशन होंगे, कोड टेक्स्ट होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ NXSL। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम ISO TS 16949 2009 टू IATF 16949 2016। क्या क्या ट्रांजिशन हुई हैं, देखिए। IATF 16949 2016 जो फर्स्ट एडिशन है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, रिवाइज्ड ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड। ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड है, इसने कैंसिल कर दिया और रिप्लेस कर दिया जो ISO TS था आपका चल रहा था 16949 2009 वर्जन। सर्टिफिकेट टू ISO TS 16949 2009 विल नो लॉन्गर वैलिड आफ्टर 14 सितंबर 2018 के बाद से वो वैलिड ही नहीं होगा, आपको IATF में जाना ही पड़ेगा। दिस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम ISO TS 16949 2009 टू IATF 16949 2016 हैज़ बीन अप्रूव बाई IATF, ठीक है। अब आफ्टर जो है 1 अक्टूबर 2016 के बाद से कोई भी एडिट, जो भी एडिट होगा आपका, इनिशियल हो, चाहे सर्विलांस हो, चाहे रीसर्टिफिकेशन या ट्रांसफ़र एडिट हो, वो कंडक्टेड नहीं होगा ISO TS 16949 2009 से। जो भी होगा वो किससे होगा, IATF 16949 2016 से होगा। अब हम इसके डिफरेंसेस की बात करें कि ISO TS 16949 2009 वर्सेस IATF 16949 2016 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी बात करें तो पहले जो होता था ISO TS में वो 8 क्लासेस होते थे। अभी जो IATF में है वो कितने 10 क्लासेस हैं। लार्ज है ना स्ट्रक्चर, तो इसमें 10 क्लासेस है, पहले क्या होता था 8 क्लासेस। जो ISO TS था वो बेस था 2009 वर्जन था, वो बेस किस पे था, ISO 9000 2008 वर्जन पे बेस। पहले ISO आता है फिर IATF या ISO TS आता है, ठीक है। ये जो IATF वो किस पे बेस है, लेटेस्ट वर्जन जो है 2015 वर्जन। जो ISO TS की रिक्वायरमेंट थी वो क्या था, उसी में रहता था। मतलब ISO TS जो स्टैंडर्ड था 2008 वर्जन वाला, 2009 वर्जन वाला, उसमें क्या होता था, जो TS की रिक्वायरमेंट थी वो भी उसी में लिखी रहती थी, जो ISO की रिक्वायरमेंट थी वो भी उसी में लिखी रहती थी, मतलब दोनों उसी स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड थे। अभी क्या है, जो IATF है, IATF की रिक्वायरमेंट उसमें तो लिखी रहती है, सप्लीमेंटल वर्ड यूज़ करके, प्लस ISO 9001 की रिक्वायरमेंट उसमें लिखी रहती है कि सी ISO 9001 दिस क्लास, मीन्स ISO 9001 जो है अब अलग स्टैंडर्ड है और IATF अलग स्टैंडर्ड है। बट अगर आप IATF लेते हैं तो आपको ISO 9001 की रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी। अगर हम इसमें अप्रोचेस की बात करें ISO TS 16949 2009 वर्जन में, उसमें दो अप्रोचेज यूज होते थे। फर्स्ट था प्रोसेस अप्रोच एंड सेकेंड इज PDCA। बट अभी थर्ड अप्रोच भी ऐड हो गया इन IATF, दैट इज प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA अप्रोच, एंड थर्ड वन इज रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो एक नया गियर ऐड हुआ है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो पहले 2 गियर्स होते थे, प्रोसेस एंड PDCA, but now it become third gear also, that is added, that process, PDCA and risk based thinking. इन ISO TS 16949 अगर डिफरेंसेस की बात करें 2009 वर्जन टू IATF 16949 2016 वर्जन, तो इसमें क्या होता था, जो पहले टर्म हम यूज़ करते थे प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, बट अभी हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। पहले एक टर्म यूज़ होता था एक्सक्लूजन, बट अभी उसको हम लोग लिखते हैं नॉट यूज्ड।
और ISO-TS में हम लोग टर्म यूज़ करते थे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मीन MR वर्ड्स, बट अभी ये यूज़ नहीं करते हैं। बट जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, वो असाइन होता है, जो भी पर्सन क्वालिटी पर्सन हो, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसको सारी चीज़ें क्या होती है, असाइन होती है, बट ये टर्म हम लोग यूज़ नहीं करते। और ISO-TS में क्या होता था, डॉक्यूमेंटेशंस, क्वालिटी मैनुअल, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, रिकॉर्ड्स टर्म यूज़ करते थे, बट अब हम एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशंस। इन सब की जगह हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशंस। पहले एक ISO-TS में वर्ड यूज़ होता था वर्क इन्वायरमेंट, अभी उसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस। ISO-TS में एक टर्म यूज होता था मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, अभी इक्विपमेंट की जगह हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज की, मीन्स मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। और ISO-TS में एक टर्म यूज होते थे परचेज प्रोडक्ट, अभी हम परचेज प्रोडक्ट की जगह यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टर्म यूज़ करेंगे, परचेज की जगह एक्सटर्नली प्रोवाइडेड। तो सप्लायर क्या होगा हमारा, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। सप्लायर के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल प्रोवाइडर। अब हम बात करते हैं ISO 9001, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन 2015 वर्सेस ISO 9001 2008 वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुए। पहले क्या होता था, एनेक्सर A एनेक्सर B नहीं होते थे, मीन्स जो क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनोलॉजी, परचेज, जो अपना प्रोडक्ट्स का सर्विसेज था, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो टर्म पहले यूज़ नहीं होते थे। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी, वो टर्म नहीं यूज़ होते थे। रिस्क बेस्ड थिंकिंग अभी इंक्लूड हुआ है। अप्लीकेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन यूज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये सारे टर्म ऐड हुए। एनेक्सर B में जो है अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप बाय ISO एंड TC टेक्निकल कमेटी 176, ये ऐड हुआ, पहले ये नहीं होते थे। अब हम बात करते हैं जो एनेक्सर ये कंट्रोल प्लान हुआ, जैसे फेजेस ऑफ कंट्रोल प्लान हुआ, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल प्लान, ये सारे पहले भी यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हैं। बिब्लियोग्राफी पहले भी यूज़ होता था, अभी भी यूज़ करते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब हम बात करते हैं वाई IATF इज़ अ गुड आइडिया फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी के लिए IATF क्यों ज़रूरी है, क्यों रिक्वायरमेंट है। इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं योर क्रेडिबिलिटी एंड इमेज, तो आपका इमेज होगा, कंपनी का इमेज जो है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा क्या होगा आपका, क्वालिफाइड टू सप्लाई दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो एक ये सर्टिफिकेशन है कि आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हो। तीसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा वो इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ये ऑटोमोटिव ओरिएंटेड जो है, कस्टमर ओरिएंटेड जो है अप्रोच होता है इसमें। बेटर प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है और इम्प्रूव योर एविडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग भी इसमें इम्प्रूव होता है। क्रिएशन ए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कल्चर, तो अभी हम बात करेंगे कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, जब हम इसके गोल की बात करेंगे वहाँ पे डिटेल में बताएंगे आपको कि कंटिन्यूअल क्या होता है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है। और लास्ट है इसका एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़, मीन्स एम्प्लॉई का एंगेजमेंट कैसे करते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनका एंगेजमेंट और उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है IATF में मेंशन होती है, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए IATF की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द अप्रोचेज ऑफ IATF 16949, क्या क्या अप्रोचेज यूज़ करते हैं IATF 16949। IATF 16949 में 3 अप्रोचेज होते हैं। पहला अप्रोच जो है प्रोसेस अप्रोच है, दूसरा PDCA अप्रोच और तीसरा होता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। इसको अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, PDCA क्या होता है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होता है। फर्स्ट है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच। सेकेंड,
एवरी एक्टिविटी जो भी हम काम करते हैं वो क्या है, हमारा प्रोसेस है। एवरी थिंग्स वी आर डूइंग इज ए प्रोसेस। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, छोटे छोटे प्रोसेस से मिलके बना होता है। एक बड़ा प्रोसेस जो होता है वो पार्ट ऑफ क्या होता है, छोटे छोटे प्रोसेस से मिलके बना होता है। एवरी प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ बिगर प्रोसेस। अगर हम बात करें चेन ऑफ प्रोसेसेस की, तो जो भी आउटपुट होता है एक प्रोसेस का, वो एज ए इनपुट कंसिडर होता है नेक्स्ट प्रोसेस का। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं P1 का इनपुट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आउटपुट में। जो भी आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं P1 को, वो एक्टिविटी करके आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। अब जो P1 का आउटपुट है वो P2 के लिए एज ए इनपुट ट्रीट होगा, एंड P2 का जो आउटपुट है वो P3 के लिए एज ए इनपुट यूज़ होगा। ऐसे ही P3 का जो आउटपुट होगा वो P4 के लिए एज ए इनपुट कंसिडर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन ऑफ प्रोसेसेस। एवरी प्रोसेस एज प्रोसीजर। जो भी प्रोसेस होगा उसका कुछ ना कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ करने का उसका मेथडोलॉजी होगा, ठीक है। देयर कैन नॉट बी ए चेन विच हैज़ नो कनेक्शन विद अदर प्रोसेसेस। तो हर एक चेन का आपका कनेक्शन होगा, उसमें कुछ ना कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। जो भी प्रोसेस है वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड होते हैं। इसी अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस अप्रोच बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की, जो कि होता है PDCA अप्रोच, प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच। एक्चुअली PDCA को हम लोग पहले PDS से बोलते थे, प्लान डू स्टडी एक्ट, और इसको डेमिंग व्हील भी बोलते थे, सीवार्ड साइकिल भी बोलते थे। तो अभी क्या हुआ, जो स्टडी वर्ड जो था एक्चुअली वो रिसर्च फील कराता था, तो स्टडी वर्ड को रिमूव करके हम लोग चेक की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हो गया PDSA की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। प्लान क्या होता है, आपको प्लान करने के लिए एक गोल सेटिंग करनी होगी और आइडेंटिफाई और एड्रेस करना होगा व्हाट आर दी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड, आपको डू करना, डू में क्या होगा, आप जो भी आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया है, गोल सेटिंग किया, उसको इम्प्लीमेंट करना है जो भी आपने प्लानिंग किया है। चेक में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मॉनिटरिंग एंड मेजर प्रोसेसेस ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स, या पॉलिसी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है या एक्टिविटी आपने प्लान किया है उसको आप मॉनिटर और मेज़र कैसे करेंगे, तो इसमें चेक की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्ट, अभी जो भी आपने चेक किया है या मॉनिटर या मेजरिंग किया है एक्टिविटीज़ या प्रोसेस को या ऑब्जेक्टिव को, उसमें अगर कुछ आपको गैप मिलता है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। वो एक्शन क्या बोलेंगे, करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। एक्शन को अगर हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हैं दूसरे प्रोसेसर में, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिवेंटिव एक्शंस। जो भी एक्शंस होगा वो किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, जो भी इसमें गैप्स आ रहे हैं, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट्स करना है। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या होता है। एज पर ISO 9001:2015, रिस्क एक्चुअली होता क्या है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो आपका क्या है, रिस्क है। मतलब रिजल्ट पे आप सर्टेन नहीं हो, वो क्या है, रिस्क है। अब देखिए रिस्क को हम डिफाइन करने के लिए डिटेल में एक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग, जो हमारा तीसरा अप्रोच है। कैसे होगा, रिस्क क्या है, रिस्क इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटकम पे या रिजल्ट पे या KPI पे, ऑब्जेक्टिव पे, टारगेट पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्क बोलते हैं। रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे ही आपका जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होगा, आपकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, उस रिजल्ट पे, उस आउटकम पे डिक्रीज होगी, रिस्क ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स नॉलेज इंक्रीज होगा, अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगी, रिस्क डिक्रीज होगा। अगर हम रिस्क के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, अगर रिस्क आपका पॉजिटिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एज ए अपॉर्चुनिटी, और नेगेटिव जो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा वो आपका रिस्क होगा, जिसको हम लोग थ्रेट बोलते हैं। एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी है, यस, रिस्क होगा उसमें। रिस्क अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये रिस्क हमें एक्सेप्टेबल है
कि अनअक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो उसके साथ हमें रहना है, अगर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जो कि करेक्टिव एक्शंस होंगे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ये प्रोसेस अप्रोच का एक डायग्राम है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट। देखिए इसमें दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है इफेक्टिवनेस, दूसरा होता है इफ़िशिएंसी। अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस का, इफेक्टिवनेस बोलता है कि आपका क्या टारगेट है, आपने क्या अचीव किया, मीन्स व्हाट आर दी प्लान, व्हाट आर दी एक्चुअल, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। अगर हम बात करें इफ़िशिएंसी की, इफ़िशिएंसी होता है कि आपका जो भी आउटपुट है उसमें इनपुट क्या कितना यूज़ हुआ, मीन्स रिसोर्सेज आपने कितना यूज़ किया, जो भी आपने प्लान किया था उसमें रिसोर्सेज कितना यूज़ किया, वो बात करेगा इफ़िशिएंसी का। तो आपका इफेक्टिवनेस हो गया आपका जो भी टारगेट था, जो भी प्लान था उसका एक्चुअल, प्लान वर्सेज एक्चुअल, टारगेट वर्सेज एक्चुअल, आपका इफेक्टिवनेस। एंड इफ़िशिएंसी हो गया आपका प्लान आउटपुट इनटू इनपुट, आपने इनपुट कितना यूज़ किया, आपने रिसोर्सेज कितना यूज़ किया, ठीक है, उस आउटपुट को बनाने में, उस टारगेट को अचीव करने में कितना इनपुट आपने यूज़ किया, दैट इज इफिशिएंसी। अब इसके हम फॉरवर्ड की बात करें ऑटोमोटिव क्यूमस स्टैंडर्ड का, जो ये ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड है एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमोटिव क्यूमस स्टैंडर्ड या IATF 16949 स्टैंडर्ड। ये अप्लीकेबल होता है ऑटोमोटिव कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्लस ISO 9001 2015 रिक्वायरमेंट एंड ISO 9000 2015 रिक्वायरमेंट मीन्स इट फंडामेंटल एंड वोकेबुलरीज requirements for automotive production and service part organizations such as this automotive QMS standard cannot be considered as standard alone QMS standard but has to be comprehended as a supplemental to use in conjunction with ISO 9001 2015। तो अभी क्या है, ISO IATF एंड ISO सेपरेट स्टैंडर्ड है, बट जो भी जब भी हम बात करेंगे IATF स्टैंडर्ड की उसमें ISO 9001 का रिक्वायरमेंट क्या होगा, एज ए नोट मेंशन रहेगा कि सी ISO 9001 रिक्वायरमेंट। एंड ISO 9001 स्टैंडर्ड क्या है, सेपरेट हो गया IATF से, पहले ISO में उसमें मेंशन रहता था। ISO 9001 पब्लिश एज ए सेपरेट ISO स्टैंडर्ड। नाउ IATF 16949 2016 that first edition represent an innovative document given a strong orientation to the customer with inclusion of number of consolidated previous customer specific requirements। जब भी हम बात करते हैं IATF 16949 2016 की रिक्वायरमेंट की, इसका मतलब है कि आपको सारी रिक्वायरमेंट IATF 16949 की तो फुलफ़िल करनी ही करनी है, प्लस ISO 9001 2015 की भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, प्लस कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो भी आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो भी फुलफ़िल करनी है, प्लस रूल्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। एडिशनल रिक्वायरमेंट मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी है, प्लस रूल्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। अब जो कोर टूल टर्म था, एक्चुअली कोर टूल में 5 टूल होते हैं जैसे PPAP, APQP, FME, SPC एंड MSA, बट नाउ अभी कोर टूल में 5 ना होकर 6 कोर टूल यूज़ हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, APQP में होता था एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग एंड कंट्रोल प्लान, तो कंट्रोल प्लान अभी APQP से सेपरेट हो गया, मीन्स अभी 6 कोर टूल हो गए। वो उनके नाम क्या क्या है, पहला है PPAP, दूसरा APQP, तीसरा कंट्रोल प्लान, और चौथा हो गया आपका, तीसरा हो गया कंट्रोल प्लान, चौथा हो गया आपका FME, उसके बाद हो गया SPC एंड 6 हो गया आपका FME, SPC एंड MSA। मीन्स फर्स्ट PPAP, सेकेंड APQP, थर्ड इज कंट्रोल प्लान, फोर्थ FME एंड फिफ्थ इज SPC एंड 6 इज MSA। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट रूल इज इन ISO 9001 एज बी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं ISO 9001 में अगर बहुत सारी एजेंसीज मिलती थी तो जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ था वो हम लोग चेंज कर सकते थे उसको, बट IATF में हम लोग सर्टिफिकेशन बॉडी को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंसी हैपेंड होती है, कुछ भी एजेंसी जनरेट होती है, मिलती है,
जो आपके सर्टिफिकेशन बॉडी को, तो वो क्या करता है, IATF को सर्टिफिकेशन बॉडी अपलोड करता है, तो IATF को पता हो जाती है। अगर IATF को पता हो गई तो आपके जो OEMs हैं वो सारे को पता हो जाएगा, मीन्स आपके कस्टमर को भी पता हो जाएगी। मीन्स अगर कोई भी MC जनरेट होती है ड्यूरिंग एडिटिंग, तो वो क्या होगा, सर्टिफिकेशन के थ्रू IATF को पता चल जाएगा और आपके कस्टमर को भी पता चल जाएगा। इन सर्विलांस एडिट वी शुड डिफाइंड आवर रिमोट लोकेशन, मीन्स अपने रिमोट लोकेशन को सर्विलांस में हमें बताना ही बताना है। सिर्फ आप रिमोट लोकेशन का सर्टिफिकेशन नहीं करा सकते हैं। अगर आपको रिमोट लोकेशन का सर्टिफिकेशन कराना है तो सबसे पहले आपको मदर प्लांट का सर्टिफिकेशन लेना मस्ट है। हम एक कॉमन ऑटोमोटिव क्यूमस की बात कर रहे हैं। मीन्स ए कॉमन ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट किस पे बेस्ड होती है? सबसे पहले तो ISO 9001 2015 पे बेस्ड है। ISO TS जो इसका ओल्ड वर्जन था 16949 2009 वर्जन पे बेस्ड है। प्लस AVSQ जो इटालियन स्टैंडर्ड है उस पर बेस्ड है। EAQF जो फ्रेंच स्टैंडर्ड है उस पर बेस्ड है। QS 9000 जो कोड टूल टर्म निकल के आया था उस पर बेस्ड है, जो कि US स्टैंडर्ड है। VDS 6.1 जो जर्मन स्टैंडर्ड है उस पर बेस्ड। इन सारी रिक्वायरमेंट पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के एज पर ISO 9001 2015। इसका डिटेल हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्ट है कस्टमर फोकस। व्हाट आर दी कस्टमर फोकस? मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का स्कोर कार्ड क्या है, उसका सेटिस्फेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है कस्टमर फोकस में। सेकंड है लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स लीडरशिप टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या है, ठीक है, वो इसमें आ जाती है। थर्ड की बात करते हैं इंगेजमेंट ऑफ पीपल, इंगेजमेंट ऑफ फ्रेशर्स की बात करते हैं, यंगस्टर की बात करते हैं, वो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट गिवन रहती है। फोर्थ की बात करते हैं हम लोग प्रोसेस अप्रोच, जैसा कि अभी हमने डिटेल में बात किया व्हाट इज़ द प्रोसेस अप्रोच, ठीक है। फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में हम बात करेंगे कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की, जो कि हम जब IATF के गोल एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एज ए कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की अगर बात करते हैं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता है कि हमने टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट किया और उसको सस्टेन भी किया, तो वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हुआ। बट अगर हम सिर्फ इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ करते जा रहे हैं, उसको सस्टेन नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट 2 टाइप्स के होते हैं इम्प्रूवमेंट्स। 6 की बात कर रहे हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मीन्स जो भी डिसीजन हम लोग लेंगे वो एविडेंस के बेस पे लेंगे। मीन्स OKNG का जो जजमेंट होगा वो डेटा बेस पे होगा। 7th की बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मीन्स व्हाट आर द कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप्स, व्हाट आर मीन्स हम बात कर रहे हैं विन विन सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बोथ शुड बी हैप्पी। दीज आर दी 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसको कैसे याद करेंगे, इसका मतलब मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें, इसको बोलते हैं क्लिपर। मीन्स फर्स्ट इज कस्टमर फोकस, सेकंड इज लीडरशिप, थर्ड वन इज इंगेजमेंट ऑफ पीपल, फोर्थ इज प्रोसेस अप्रोच एंड फिफ्थ इज इम्प्रूवमेंट्स एंड 6 इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड 7th इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसका पहला वर्ड अगर हम लोग लेके इसको शॉर्ट बना लेंगे तो इसको बोलेंगे क्लिपर। व्हाट आर दी IATF गोल्स? अगर हम IATF गोल्स की बात करें तो टोटल 3 गोल्स होते हैं। तो IATF में टोटल 3 गोल होते हैं। पहला जो है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मीन्स कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मीन्स इम्प्रूवमेंट वर्सेस टाइम की अगर बात करें कि टाइम के साथ हम इम्प्रूवमेंट तो करेंगे बट उसको सस्टेन भी करना है। मीन्स जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ 20% हमने इम्प्रूवमेंट किया कंटिन्यूअल, अब उसको क्या करना है, सस्टेन करना है। फिर क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट किया हमने 20% अगेन, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे। अगेन हमने 20% किया, उसको सस्टेन किया, अगेन 20% किया, हमने सस्टेन किया। इस तरीके से हम लोग 100% इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको सस्टेन करेंगे। इन केस
अगर कुछ फेलियर होता है, जो भी हमारा अगर हम बैक जाते हैं तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट डाउन होगा वो कितना होगा 20%, मीन्स 80% इम्प्रूवमेंट अगर फॉर एग्जांपल हमने किया है तो हम 60% सस्टेन किए रहेंगे, 20% का हमें लॉस होगा, ठीक है। बट इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, अगर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का ग्राफ देखें, टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसको सस्टेन नहीं कर रहे हैं। इफ़ कोई भी अगर ड्रॉबैक आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो सकता है जो भी इम्प्रूवमेंट आपने किया फॉर एग्जांपल 80% किया तो हो सकता है आप 0 पे बैक कर जाओ। तो बेटर क्या होता है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, मीन्स इम्प्रूवमेंट करो और उसको सस्टेन करो, इसको जिग जैग इम्प्रूवमेंट भी बोलते हैं। दूसरा हमारा गोल क्या है IATF का, जो ऑटोमोटिव क्यूमस है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन सप्लाई चेन, मीन्स वेरिएशन की बात कर रहे हैं, मीन्स 6 सिग्मा की बात कर रहे हैं। सेकंड है वेस्ट इन सप्लाई चेन, मीन्स लीन मैन्युफैक्चरिंग। 6 सिग्मा एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात हम लोग सेकंड गोल में कर रहे हैं। थर्ड है एम्फेसाइजिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेक्ट प्रिवेंशन। डिफेक्ट प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं रदर देन डिडक्शन, मीन डिडक्शन नहीं, प्रिवेंशन, प्रोएक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो इसके ये 3 गोल्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि IATF का जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें जो भी स्टैंडर्ड या आप मैनुअल बोलो उसको हम पढ़ते हैं, उसमें ये टर्म्स यूज़ होते हैं। सेल, पहला टर्म क्या है, सेल। सेल मीन्स मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब वो इस स्टैंडर्ड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी सेल वर्ड यूज़ होगा। शुड मीन रिकमेंडेशंस, ये क्या है, रिकमेंडेड किया गया है, इसको भी करना है, ठीक है। आप करते हो तो बहुत अच्छा, अगर उसको फुलफिल नहीं करते हो तो कोई नहीं, अगर आप करते हो तो बेटर है आपके लिए। थर्ड वन इज नोट, मीन्स गाइडेंस आर क्लैरिफिकेशन। जो स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको नोट का टर्म उसमें लिखा रहेगा। लास्ट है इसका सच एज मीन्स ये गाइडेंस के लिए होता है, ठीक है। जो भी टर्म यूज़ होगा सच एज जहाँ पे भी स्टैंडर्ड में, वो किसके लिए, गाइडेंस के लिए। अब स्टैंडर्ड की अगर हम सिस्टम की फिलासफी की बात करें तो स्टैंडर्ड कहता है ISO 9000 और 2015 ओनली बोलता है व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, एंड स्टैंडर्ड कभी ये नहीं बोलता हाउ टू डू इट, मीन्स कैसे इसको करना है, वो स्टैंडर्ड नहीं बोलता है, वो आपका प्रोसीजर बोलेगा, आपको अपना प्रोसीजर बनाना होगा, इसको कैसा करना है। स्टैंडर्ड सिर्फ ये बोलेगा क्या करना है और कैसे करना है, वो आपको अपने प्रोसीजर में डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि IATF का स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज स्ट्रक्चर है। लार्ज स्ट्रक्चर मीन्स उसमें 10 क्लॉजेस होंगे। तो पहले क्लॉज की बात करते हैं। पहला क्लॉज क्या है, स्कोप। दूसरा क्या है, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। फोर्थ है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है लीडरशिप। सिक्स वन इज प्लानिंग एंड सेवन्थ इज सपोर्ट। आठवां जो हमारा ऑपरेशन है, नाइन्थ क्या है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशंस, और 10वां क्लास क्या है हमारा, इम्प्रूवमेंट्स। तो ये जो 10 क्लासेस हैं इनका डिटेल एक वीडियो में आगे बना दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जस्ट इसके स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। ये 10 क्लास स्ट्रक्चर है और इनके ये नेम है। इसकी डिटेल्स जो है हम वीडियो जो है अगले आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।